आज एंशियंट का सेकंड वीडियो है जिसमें प्राग ऐतिहासिक काल की चर्चा करेंगे। इतिहास का वर्गीकरण मुख्यतः प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक तथा ऐतिहासिक तीन भागों में किया गया है। इतिहास का जो वर्गीकरण है मुख्यतः तीन भागों में किया गया है: प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक का तात्पर्य है उस काल से है जिसका कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। प्राग ऐतिहासिक का तात्पर्य उस काल से है जिसका कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। प्राग ऐतिहासिक काल को सुविधानुसार तीन भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल तथा नवपाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल को तीन भागों में बांटा गया है, जो है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल को देखें तो पुरापाषाण काल जो है 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में आता है। पुरापाषाण काल के टाइमिंग जो है, टाइम पीरियड है 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व के बीच। इसके बाद है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल है 7,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व। और मध्यपाषाण काल है 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व। मतलब पुरापाषाण काल है 5 लाख से 10,000, मध्यपाषाण है 10,000 से 4,000 और नवपाषाण काल है ये आपको 4,000 से 2,500 ईसा पूर्व। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूसफुट ने प्रस्तर युगीन वस्तुओं का अन्वेषण किया था। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में पुरातत्वविद जो थे रॉबर्ट ब्रूसफुट, जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रूसफुट, इन्होंने प्रस्तर युगीन वस्तुओं का अन्वेषण प्रारंभ किया। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान से पत्थर की कुल्हाड़ी प्राप्त की थी। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के निकट, पल्लवरम एक जगह है मद्रास के निकट, जहां से पत्थर की कुल्हाड़ी प्राप्त किया था। आधुनिक मानव का विकास लगभग 30,000 वर्ष पहले हुआ। उसे होमोसेपियंस या प्रज्ञा मानव, होमोसेपियंस या प्रज्ञा मानव जैसे नामों से जाना जाता है। पुरापाषाण युगीन मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार या आखेट था। पुरापाषाण कालीन चित्र भीमबेटका गुफा से प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका के गुफाओं की खोज वीएस वाकंकर द्वारा वर्ष 1957-58 में की गई थी। भीमबेटका के गुफाओं की खोज वीएस वाकंकर द्वारा वर्ष 1957-58 में की गई थी। ये जो क्वेश्चन है, भीमबेटका के गुफाओं की खोज किसने किया था, ये आरआरबी एनटीपीसी में आ चुका है। इसकी खोज जो है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज वीएस वाकंकर ने किया था 1957-58 में। नेक्स्ट है, भीमबेटका के शैलाश्रय भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से प्रसिद्ध है। भीमबेटका के शैलाश्रय जो है भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से प्रसिद्ध है। पुरापाषाण युग से प्राप्त उपकरणों में हस्त कुठार, जिसको हैंडक्स बोलते हैं, खंडक, गड़ासा आदि प्रमुख है। मध्य पुरापाषाण युग को फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। मध्य पुरापाषाण युग को फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। वेधनी, छेदनी, खुरचनी मध्य पुरापाषाण युग के प्रमुख उपकरण हैं। वेधनी, छेदनी, खुरचनी मध्य पुरापाषाण युग के प्रमुख उपकरण हैं। सोहन घाटी क्षेत्र से चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। सोहन घाटी क्षेत्र से चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने 1867-68 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत में मध्यपाषाण काल की जानकारी दी है। आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने 1867-68 में सर्वप्रथम भारत में मध्यपाषाण काल की जानकारी दी है। मध्यपाषाण काल के उपकरणों की खोज सर्वप्रथम आर्की कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र के शैल चित्रों से प्राप्त किया है। मध्यपाषाण काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अन्वेषण सराय नाहर राय और महदा से प्राप्त हुआ है। मध्यपाषाण काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष जो प्राप्त हुआ है वह सराय नाहर राय और महदा से प्राप्त हुआ है। पाषाणिक वन्य धान का प्रमाण चौपानी मांडो प्रयागराज से प्राप्त हुआ है। होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी
हथनौरा जो नर्मदा घाटी के मध्य स्थित है, मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। नर्मदा घाटी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो होमो इरेक्टस मानव की जो खोपड़ी है वो हथनौरा से प्राप्त हुआ है। बेलन नदी घाटी जो अभी के टाइम में देखें तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में है। बेलन घाटी क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहासिक टेक्स्ट बुक कहा जाता है। बेलन घाटी क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहासिक इतिहास का जो है टेक्स्ट बुक कहा जाता है। माइक्रोलिथ उपकरण मध्यपाषाण काल की विशेषता रही है। मध्यपाषाणकालीन स्थल आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश, बागोर, भीलवाड़ा राजस्थान से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत में प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य लहुरा देव, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य जो है लहुरा देव से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच में संत कबीर नगर से तत्पश्चात मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। पहला जो प्राप्त हुआ था लहुरा देव से, उसके बाद मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। भारत में प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य लहुरा देव से, उसके बाद मेहरगढ़ से। अगर ऑप्शन में दोनों रहे, लहुरा देव और मेहरगढ़ दोनों रहे, तो पहले लहुरा देव फर्स्ट प्रायोरिटी लहुरा देव को दीजिएगा। लेकिन अगर लहुरा देव ना रहे तब मेहरगढ़ आंसर होगा। HP लेमसूरिये ने नवपाषाण काल के प्रथम प्रस्तर उपकरण की खोज 1860 ईस्वी में टोंस, बेलन नदी घाटी, उत्तर प्रदेश क्षेत्र से की है। कोल्डिहवा से सर्वप्रथम चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल्डिहवा से सर्वप्रथम चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बुर्जहोम नवपाषाणिक स्थल से मानव कंकाल के साक्ष्य, कुत्ते के कंकाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम नवपाषाणिक स्थल है जहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चिरांद जो सारण बिहार में है, नवपाषाणिक स्थल से पशु हड्डी के उपकरण एवं हिरण की सींगों के उपकरण मिले हैं। ये कहाँ से मिले हैं? चिरांद जो कि बिहार के सारण में स्थित है। संगनकल्लू, पिकलीहल, उतनूर नवपाषाणिक पुरास्थल से राख के टीले के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। संगनकल्लू, पिकलीहल, उतनूर नवपाषाणिक पुरास्थल से राख के टीले के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम जौ नामक अनाज का उत्पादन किया गया था। मानव द्वारा सर्वप्रथम जो है जौ नामक अनाज का उत्पादन किया गया था। नवपाषाणिक उपकरण बसली, छेनी, छेद वाला गोल पत्थर आदि थे। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से फसल काटने का आयताकार उपकरण प्राप्त हुए हैं। मगहड़ा प्रयागराज उत्तर प्रदेश से नवपाषाणिक स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण मिला है। ये कहाँ से मिला पशु बाड़े का प्रमाण? मगहड़ा उत्तर प्रदेश। नवपाषाण काल की प्रमुख दिन कौन कौन से है वो देख लेते हैं। स्थिर ग्रामीण जीवन का विकास नवपाषाण काल में आया। कृषि का विकास ये भी नवपाषाण काल में मिला। कुंभकारी निर्माण नवपाषाण की देन है। आग का सर्वप्रथम प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट नवपाषाण की है। पहिए का आविष्कार नवपाषाण का है, जिसमें कि ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कृषि का विकास, आग का प्रयोग और पहिए का आविष्कार। ये तीनों जो है नवपाषाण काल की देन है। अब है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में लेखन कला का विकास हो चुका था, किंतु इस काल की लिपियां अपठित हैं। आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित हमारी जानकारी केवल पुरातात्विक अनुसंधान पर निर्भर है। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की मानी जाती है। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की मानी जाती है। गैरिक एवं कृष्ण लोहित मृतभांड आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। ताम्रपाषाण काल। मनुष्य ने इस काल में तांबे के औजारों के साथ ही साथ पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रयोग शुरू किया। ताम्रपाषाणिक संस्कृति को कैल्कोलिथिक संस्कृति भी कहा जाता है। भारतीय ताम्रपाषाणिक संस्कृति कृषि एवं ग्राम्य जीवन पर आधारित थी। भारत में ताम्रपाषाणिक संस्कृति से संबंध स्थल दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत में पाए गए हैं। जो प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृति है उसमें है आहार संस्कृति, जिसको आहार संस्कृति, इसका टाइम पीरियड है 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। इसके बाद है कायथा संस्कृति 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। मालवा संस्कृति 1700 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। और है जोरवे संस्कृति जो 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व है। ये प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृतिक है। आहार है, कायथा है, मालवा है, जोरवे है।
अहाड़, बालाथल, बागोर, ओजियाना एवं गिलुंद ताम्रपाषाणिक स्थल राजस्थान से संबंधित हैं। अहाड़ ताम्रपाषाणिक स्थल को ताम्रवंती के नाम से भी जाना जाता है। जोरवे ताम्रपाषाणिक स्थल में दायमाबाद सबसे बड़ा स्थल था। जोरवे ताम्रपाषाणिक स्थल में दायमाबाद है जो सबसे बड़ा स्थल था। ताम्रपाषाणिक स्थल दायमाबाद से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। दायमाबाद ताम्रपाषाणिक स्थल से कुत्ता और 2 बैलों के रथ पर सवार खड़े रथी का प्रमाण मिलता है। कहाँ से? दायमाबाद से। नेक्स्ट है वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति इनाम गांव जो महाराष्ट्र में है से प्राप्त हुआ है। वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति इनाम गांव से हुई है। पुरातत्वविद एम.एस. धवलीकर एवं एच.डी. शंकालिया ने इनाम गांव का उत्खनन कार्य कराया था। पुरातत्वविद एम.एस. धवलीकर एवं एच.डी. शंकालिया ने इनाम गांव का उत्खनन कार्य कराया था। इनाम गांव ताम्रपाषाणिक स्थल से सिंचाई हेतु पत्थर से निर्मित बांध के प्रमाण मिले हैं। गुनगेरिया ताम्रपाषाणिक स्थल से सबसे ज़्यादा संख्या में ताम्र संचय की प्राप्ति हुई है। कायथा मध्य प्रदेश ताम्रपाषाणिक स्थल की खोज वी.एस. वाकनकर ने की है। यहाँ के मृत भांडों पर प्राक हड़प्पन और हड़प्पोत्तर संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। महाराष्ट्र में मृतकों को अस्थि कलश में रखकर घरों में फर्श के नीचे गाड़ा जाता था। महाराष्ट्र में मृतकों को अस्थि कलश में रखकर घरों में फर्श के नीचे गाड़ा जाता था। गंगा घाटी में स्थित नरहन संस्कृति ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित है। गंगा घाटी में स्थित नरहन संस्कृति जो है ताम्रपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। अब देखते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता एवं कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता एवं कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। रेडियो कार्बन C14 द्वारा विश्लेषित सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक मान्य तिथि 2300 से 1700 ईसा पूर्व है। रेडियो कार्बन C14 द्वारा विश्लेषित सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक मान्य तिथि 2300 से 1700 ईसा पूर्व है। इस सभ्यता का विस्तार क्षेत्र लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका विस्तार जो है लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। अब सिंधु सभ्यता का विस्तार देखें। उत्तर में मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है चिनाब नदी के तट पर। पूर्व में आलमगीरपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी के तट पर है। इसके बाद पश्चिम में सुतका गेंडोर बलूचिस्तान जो कि आज के पाकिस्तान में है, यह दास्क नदी के तट पर था। मांडा चिनाब नदी के तट पे जम्मू कश्मीर में, सुतका गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में दास्क नदी के तट पे। पूर्व में आलमगीरपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश में जो हिंडन नदी के तट पे था। और दक्षिणी जो है दक्षिणी विस्तार इसका दैमाबाद महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के तट पे। दैमाबाद महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पे। वर्ष 1826 में चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा स्थित विशाल टीले की जानकारी दी थी। 1826 में चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा स्थित विशाल टीले का जानकारी दी थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन पर सन 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब के तत्कालीन मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीलों का पुनरावेशन किया। वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया। वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया। सिंधु सभ्यता की प्रकृति नगरीय थी। सिंधु सभ्यता से पूर्व परिपक्व अवस्था में प्राप्त होने वाले बड़े नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनवाली, राखीगढ़ी, धौलावीरा है। सिंधु सभ्यता से पूर्व परिपक्व अवस्था में प्राप्त होने वाले बड़े नगर हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनवाली, राखीगढ़ी और धौलावीरा है। भारत में स्वतंत्रता पश्चात सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पुरा स्थल की खोज गुजरात से की गई है।
भारत के स्वतंत्रता पश्चात सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पुरास्थल की खोज गुजरात से की गई है। सैंधव सभ्यता के स्थल, जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है वो कौन कौन है? शोरतुगाई अफगानिस्तान में स्थित है। शुत्का गेंडोर 1927 में इसका उत्खनन हुआ था। आर.एल. लस्टिन के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। शुत्का को 1962 में इसका उत्खनन किया गया था। जे.एफ. डेल्स द्वारा बलूचिस्तान में स्थित है। इसके बाद है डाबरकोट 1935 में अर्नेस्ट मैके के द्वारा, ये भी बलूचिस्तान में है। नौसारो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। कोट दीजी 1953 में इसकी उत्खनन शुरू हुआ था, किया गया था मतलब। फजल अहमद खां द्वारा सिंध पाकिस्तान में है। इसके बाद है अली मुराद एनजी मजूमदार द्वारा सिंध पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था, सिंध पाकिस्तान में है। चनहुदड़ो 1931 में एन गोपाल मजूमदार द्वारा ये सिंध में है। डाबरकोट 1935 में जॉन मैके के द्वारा किया गया था, बलूचिस्तान में। बालाकोट 1979 में जी.एफ. डेल्स द्वारा सिंध में है। अल्लाह दिनो ये 1982 में फेयर सर्विस के द्वारा कराची पाकिस्तान में है। मांडा 1982 में जे.पी. जोशी के द्वारा ये जम्मू कश्मीर में है। हड़प्पा 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, जो कि पंजाब पाकिस्तान। रोपड़ 1953 से 56 यगदत्त शर्मा पंजाब। बाड़ा 1956 यगदत्त शर्मा पंजाब। राखीगढ़ी 1969 सूरजभान हरियाणा। कुणाल 1974 जे.पी. जोशी हरियाणा। बनवाली 1973-74 आर.एस. बिष्ट के द्वारा किया गया था, यह हरियाणा में है। बालू 1974-79 उदयवीर सिंह तथा सूरजभान द्वारा हरियाणा। मिताथल 1968 सूरजभान हरियाणा। कालीबंगा 1961 ब्रजवासी लाल ये राजस्थान में है। आलमगीरपुर 1958 यगदत्त शर्मा मेरठ में है। उल्लास 1978 से 83 के.एन. दीक्षित सहारनपुर उत्तर प्रदेश। मांडी मुजफ्फरनगर, एक है मांडा ये है जम्मू कश्मीर में, और ये है मांडी ये मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में है। रंगपुर 1931 से 34 माधव स्वरूप वत्स अहमदाबाद गुजरात में है। धौलावीरा 1990 से 91 आर.एस. बिष्ट के द्वारा गुजरात में। सुरकोटदा 1964 जगपति जोशी गुजरात। लोथल 1957-58 एस आर राव के द्वारा किया गया था, ये गुजरात में है। इसके बाद है पादरी गुजरात। रोज दीजी 1982-95 गुजरात। मालवन 1967 जे.पी. जोशी गुजरात। कुंतासी एम.के. धवलीकर, एस.आर. रावल, वाई.एम. चित्तलवाल ये गुजरात में है। इसके बाद है देसलपुर 1964 के.वी. सौंदरराजन और ये गुजरात में है। इसके बाद है दैमाबाद 1974-75, 75-76 और 78 से 89। दैमाबाद के खुदाई करता थे सी रंगनाथ राव और एस.ए. साली, ये महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद है भगवानपुरा 1975 से 76 जे.पी. जोशी हरियाणा। मोहनजोदड़ो यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा और प्रमुख नगर है। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा और प्रमुख नगर है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है सिंधी भाषा में मृतकों का टीला होता है। यहाँ से ही कुषाण कालीन स्तूप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त अन्नागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। स्नानागार के केंद्रीय प्रांगण में जलाशय है। जलाशय 11.89 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.44 मीटर गहरा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्नानागार जो है इसका जो केंद्रीय प्रांगण में एक जलाशय जो है उसकी लंबाई जो है 11.89 मीटर है, चौड़ाई जो है 7.01 मीटर है और गहराई जो है 2.44 मीटर है। मोहनजोदड़ो के बृहत स्नानागार में उतरने के लिए उत्तर एवं दक्षिण दिशा में सीढ़ियां बनी थी। मोहनजोदड़ो के बृहत स्नानागार में उतरने के लिए उत्तर एवं दक्षिण दिशा में सीढ़ियां बनी थी। बृहत स्नानागार को
प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। बृहत स्नानागार को प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। इस पुरास्थल से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा के ऊपर पद्मासन की मुद्रा में विराजमान एक योगी का चित्र मिला है। इस स्थल से प्राप्त पद्मासन योगी के चित्र के चारों ओर हाथी, भैंसा, गैंडा, चीता के भी चित्र प्राप्त हुए हैं। इस स्थल से प्राप्त पद्मासन योगी के चित्र के चारों ओर हाथी, भैंसा, गैंडा, चीता के भी चित्र प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील मुद्रा पर तीन मुख वाले देवता की प्रतिमा मिली है, जिसे जॉन मार्शल ने रुद्र शिव कहा है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर तीन मुख वाला देवता की प्रतिमा मिली है, जिसे जॉन मार्शल ने रुद्र शिव कहा है। कांचली मिट्टी की गिलहरी मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो के अनेक घरों से व्यक्तिगत कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस सिंधु स्थल से कांस्य से निर्मित भैंसे एवं बकरे की प्रतिमा मिली है। हड़प्पा, यहाँ से विशाल अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस स्थल से ही श्रमिक आवास के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा से इस पुरास्थल से लाल बलुआ पत्थर से निर्मित एक युवा का खंडित धड़ मिला है। हड़प्पा से स्लेटी पत्थर से निर्मित नृत्य मुद्रा का खंडित धड़ मिला है। हड़प्पा के मोहरों पर सर्वाधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। इसे सैंधव स्थल से प्राप्त एक आयताकार मुहर से स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। लोथल की नगर निर्माण योजना के आधार पर ही इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा गया है। लोथल एवं सुरकोटदा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। लोथल के अनेक मकानों से वृत्ताकार या चतुर्भुजाकार अग्निस्थल पाए गए हैं, जिनका प्रयोग यज्ञ अनुष्ठान के लिए होता है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चंद्रदुर्ग से मिले हैं। लोथल से तांबे के कारखाने का साक्ष्य भी मिला है। गैंडे की मृण मूर्ति लोथल से मिली है। अश्व मृण मूर्तियाँ लोथल से मिली है। लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को पक्की ईंटों से बनाया गया था। नेक्स्ट है धौलावीरा। धौलावीरा सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक सुव्यवस्थित खूबसूरत नगर है। धौलावीरा सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक सुव्यवस्थित खूबसूरत नगर है। इस स्थल से पॉलिस्टार श्वेत पाषाण खंड मिले हैं। धौलावीरा में जल संरक्षण के लिए 16 जलाशयों का निर्माण किया गया था। इस नगर से नाम पट्टिका का शिलापट मिला है। इस नगर से स्टेडियम के भी साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा राजस्थान से जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा से जो है जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। इस स्थल से अग्नि वेदिकाएँ मिली है। नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कुछ अन्य हड़प्पीय स्थल जो है, राखीगढ़ी भारत में स्थित सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राखीगढ़ी भारत में स्थित सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। बनवाली हरियाणा से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति मिली है। बनवाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य सुरकोटदा से प्राप्त हुआ है। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य सुरकोटदा से प्राप्त हुआ है। कुरन नामक सैंधव स्थल से 2 विस्तृत स्टेडियम मिले हैं। कुरन नामक सैंधव स्थल से 2 विस्तृत स्टेडियम मिले हैं। नेक्स्ट है सूती वस्त्र के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। चंद्रदुर्ग से वक्राकार ईंटें मिली है। दामावत से एक बटन की आकृति मोहर पर सिंधु लिपि के चिन्ह मिले हैं। बालाकोट तथा लोथल से सीप उद्योग के प्रमाण मिले हैं। लोथल से कुत्ते तथा कालीबंगा से वृषभ की ताम्र मूर्तियाँ मिली हैं। लोथल से कुत्ते तथा कालीबंगा से वृषभ की ताम्र मूर्तियाँ मिली हैं। फतेहाबाद से स्थित सैंधव स्थल कुणाल से 2 चांदी के मुकुट मिले हैं। कालीबंगा एवं बनवाली से हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन के 2 संस्कृति अवस्थाएं पाई गई है। हड़प्पीय स्थल बनवाली रंगोई नदी पर स्थित है। हड़प्पीय स्थल जो बनवाली है ये रंगोई नदी पर स्थित है। बनवाली से टेराकोटा हल मॉडल मिला है। रंगपुर और रोजदिजी उत्तर हड़प्पा के स्थल है। सिंधु सभ्यता मूर्तियों का निर्माण लॉस वैक्स टेक्निक से की जाती थी।
नेक्स्ट लिपि है। हड़प्पा लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 ईस्वी में मिलाया गया था। हड़प्पाई लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 ईस्वी में मिला था। यह लिपि 1923 ईस्वी तक पूर्णतः प्रकाश में आ गई। इस लिपि में 250 से 400 तक चित्राक्षर यानी कि पिक्टोग्राफ है। हड़प्पाई लिपि भाव चित्रात्मक है। हड़प्पाई लिपि जो है भाव चित्रात्मक है। हड़प्पाई लिपि वर्णात्मक नहीं है बल्कि मुख्यतः चित्रलेखात्मक है, जहाँ यह लिपि जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। हड़प्पाई लिपि जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। लेखन कला को विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियन सभ्यता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेखन कला को विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियन सभ्यता है। अब जो है हड़प्पा का नगर नियोजन देखते हैं। सिंधु सभ्यता की विशेषता उसकी नगर नियोजन प्रणाली थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों एवं घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने अपने दुर्ग थे, जहां शासक वर्ग का परिवार रहता था। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक एक उनसे निम्न स्तर का शहर था, जहां ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। संदर्भ सभ्यता के भवन 3 प्रकार के हैं: निवास गृह, विशाल भवन तथा सार्वजनिक स्नानागार। सिंधु सभ्यता के भवन 2 कमरों से लेकर बड़े महलों के आकार के होते थे। सिंधु सभ्यता के भवन 2 कमरों से लेकर बड़े महलों के आकार के होते थे। भवनों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर गलियों की ओर खुलते थे। लोथल नगर के भवनों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता के नगरों में जल निकास प्रणाली हेतु सड़कों के नीचे मोरिया या मैनहोल बनी थी। सिंधु सभ्यता में नगरों में जल निकास प्रणाली हेतु सड़कों के नीचे मैनहोल बनी थी, यानी कि नालियां बनी थी। सिंधु सभ्यता की कृषि पद्धति देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर आदि अनाज पैदा करते थे। सबसे पहले कपास उत्पादन सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा किया गया। कपास का उत्पादन सिंधु क्षेत्र में हुआ, इसलिए यूनान के लोग इसे सिंडन कहने लगे, जो सिंधु शब्द से उद्भूत है। कपास का उत्पादन सिंधु क्षेत्र में हुआ, इसलिए यूनान के लोग इसे सिंडन कहने लगे, जो सिंधु शब्द से उद्भूत है। सिंधु सभ्यता के लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। फसल काटने के लिए पत्थर के हंसियों का प्रयोग करते थे। फसल सिंचाई हेतु गवारबंदों या नालों को बांधों से घेर जलाशय बनाते थे। सिंधु सभ्यता में नहर या नालों से सिंचाई नहीं होती थी। सिंधु सभ्यता में नहर या नालों से सिंचाई नहीं होती थी। लोथल, रंगपुर, बालू तथा हुल्लास से धान यानी कि चावल की उपज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। चंदहुद्रो से सरसों, हड़प्पा से तिल एवं कुन्नासी से कोदो की उपज के प्रमाण मिले हैं। कुन्नासी से कोदो के उपज के प्रमाण मिले हैं। रोजदीजी एवं अन्य संदर्भ स्थलों से मोटे अनाज की रागी, कोदो, सवा, ज्वार इत्यादि प्रजातियां मिली हैं। लोथल से बाजरे के दाने मिले हैं। सिंधु सभ्यता स्थल नौसारों से मसूर के दाने मिले हैं। मोहनजोदड़ो से सिलबट्टा मिला है। लोथल से एक वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। संदर्भवासी भोजन को मीठा बनाने के लिए शहद, खजूर और ताड़ की शर्करा का प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो से एक चांदी के बर्तन में कपड़े के अवशेष पाए गए हैं। देखते हैं सिंधु सभ्यता में विदेशी व्यापार। जो वस्तुएं आयात की जाती थी वो और किस प्रदेश से किया जाता था उसको देखते हैं। डामर, जिसको बिटुमिन कहते थे, ये बलूचिस्तान से आयात किया जाता था। इसके बाद है एलाबास्टर, ये बलूचिस्तान से। सेलखड़ी बलूचिस्तान और राजस्थान दोनों से किया जाता था सेलखड़ी का। इसके बाद है चांदी, अफ़गानिस्तान और ईरान से। चांदी जो है अफ़गानिस्तान और ईरान से आयात किया जाता था। सोना कर्नाटक से। तांबा खेतड़ी राजस्थान से। टीन अफ़गानिस्तान और ईरान दोनों से। चांदी जो है अफ़गानिस्तान और ईरान से, और टीन जो है ये भी अफ़गानिस्तान ईरान से।
नेक्स्ट है सीसा, ये राजस्थान, ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। फिरोजा जो है फारस और अफ़गानिस्तान से, फिरोजा का आयात फारस और अफ़गानिस्तान से। जेडाइट जो है पामीर से। लाजवर्द बदख्शा, लाल रंग हरमुज फारस से। और शंख पश्चिमी भारत फारस से। इसके बाद गोमोद, कार्नेलियन, सुलेमानी, कैल्सिडोनी तथा स्फटिक, ये सब मतलब राजपूताना जो राजस्थान, पंजाब, मध्य भारत और काठियावाड़। स्लेटी पत्थर ये राजस्थान से। संगमरमर राजस्थान से। ब्लड स्टोन ये भी राजस्थान से। शंख या सीप लोथल और बालाकोट, ये शंख और सीप ज़्यादातर उन्हीं क्षेत्रों से आयात किया जाता था जो समुद्री क्षेत्र होते थे या समुद्र तटीय क्षेत्र होते थे। देवदार हिमालय से, देवदार की लकड़ी बहुत महत्वपूर्ण है पूजा पाठ के लिए, तो ये हिमालयी क्षेत्रों से आयात किया जाता था। इसके बाद है शिलाजीत, ये भी पर्वतीय क्षेत्रों से, हिमालय जैसे क्षेत्रों से, क्योंकि शिलाजीत खासकर जो ओरिजिनल शिलाजीत है वो भी हिमालय जैसे मतलब पर्वतों या चट्टानों पे ये ज़्यादा मिलता है। लोथल से सेलखड़ी की वृत्ताकार बटन जैसी मुद्रा मिली है। ऐसी ही मुद्राएं बहरीन द्वीप और फारस की खाड़ी के अन्य स्थलों से मिली हैं। सूसा से सिंधु सभ्यता निर्मित एक मुद्रा, एक घनाकार पाट, हाथी दांत की गोटी व रेखांकित मनके मिले हैं। मेलुहा की पहचान सिंध अथवा सिंध क्षेत्र में स्थित मोहनजोदड़ो से की जाती है। मेलुहा की पहचान सिंध अथवा सिंध क्षेत्र में स्थित मोहनजोदड़ो से की जाती है। दिलमुन, जिसको बहरीन को सूर्योदय का क्षेत्र, साफ सुथरे नगरों वाला स्थान और हाथियों का देश कहा गया है। मगन की पहचान मकरान तट पर पाकिस्तान से की जाती है। बाटों की तौल का अनुपात 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 160, 208, 320 आदि था। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव स्थलों से बाट घनाकार, वर्तुलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार एवं ढोलाकार मिले हैं। मोहनजोदड़ो से सीप का बना हुआ तथा लोथल से हाथी दांत का बना हुआ एक मापक मिला है। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए और 4 ठोस पहिए वाली बैलगाड़ी अथवा भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर अंकित नाव के चित्र एवं लोथल से मिट्टी की बनी खिलौना नाव मिली है। नाव साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि सैंधव लोग आंतरिक एवं बाह्य व्यापार हेतु नाव का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। सिंधु सभ्यता का राजनीतिक संगठन स्पष्ट नहीं था, संभवतः वह धनिक वर्ग के हाथों में था। स्टुअर्ट पिगट महोदय ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। किसने कहा है? स्टुअर्ट एवं पिगट महोदय ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग ऊनी एवं सूती वस्त्रों का प्रयोग करते थे। इसी समय स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। गुजरात के प्रभास पाटन यानी कि सोमनाथ जो है और रंगपुर जैसे कुछ स्थान हड़प्पा संस्कृति के मानस पुत्र माने जाते हैं। गुजरात के प्रभास पाटन और रंगपुर जैसे कुछ स्थान हड़प्पा संस्कृति के मानस पुत्र माने जाते हैं। सैंधववासी जो हैं शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। सैंधववासी शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। चंद्रोदरों की खोज से लिपस्टिक के अस्तित्व का भी संकेत मिलता है। सैंधववासी आमोद प्रमोद के प्रेमी थे। पासा इस समय का प्रमुख खेल था। मोहनजोदड़ो से मिट्टी तथा पत्थर के पासे मिले हैं। लोथल से पासे खेलने के 2 बोर्ड मिले हैं। पासे खेलने के अतिरिक्त मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, पशुओं का शिकार करना, पशु पक्षियों का आपस में लड़ाना, खेलकूद, नृत्य भी मनोरंजन का प्रिय साधन रहा है। मोहनजोदड़ो एवं लोथल से नाग के चित्र या मॉडल प्राप्त होते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित थे। संधव काल से ही मांग में सिंदूर भरने की प्रथा प्रचलित थी। हड़प्पा से एक ऐसा कब्रिस्तान मिला है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। ये कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के संदर्भ में मार्शल महोदय ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। चंद्रोदड़ो से सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त
प्राक हड़प्पा संस्कृति, झूकर झाकर संस्कृति के अवशेष भी मिले हैं। चंदहुदड़ो एकमात्र सैंधव पुरास्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। चंदहुदड़ो जो है एकमात्र सैंधव पुरास्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। सैंधव स्थल मोहनजोदड़ो से पुरोहित आवास मिला है। दैमाबाद से रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गैंडे की आकृतियाँ प्राप्त हुई है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सुरकोटरा के स्थानों से कुबड़दार ऊँट का जीवाश्म मिला है। सुरकोटरा, लोथल, कालीबंगा से घोड़े की मृण मूर्तियाँ, हड्डियाँ, जबड़े आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध का पता लोथल से प्राप्त मम्मी की एक आकृति से चलता है। सैंधव काल में सर्वाधिक मोहरें सेलखड़ी की बनी है। सैंधव सभ्यता के मृदभांड मुख्यतः लाल एवं गुलाबी रंग के हैं। लोथल, कालीबंगा एवं बनवाली के पुरास्थलों से अग्निकुंड अथवा यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिलते हैं। वह मोहनजोदड़ो की जनसंख्या मिश्रित प्रजाति की थी। मोहनजोदड़ो की जो जनसंख्या थी वो मिश्रित प्रजाति की थी, जिसमें ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन, मंगोलाइड, ये सभी जो हैं हड़प्पा सभ्यता में मिलते हैं। सिंधु सभ्यता में अंत्येष्टि संस्कार की 3 विधियां प्रचलित थीं। पहला जो था पूर्ण समाधिकरण, दूसरा था आंशिक समाधिकरण और तीसरा था दाह संस्कार। ये तीनों विधियां जो थी वो प्रचलित थी। सामान्यतः उत्तर दक्षिण दिशा में शव दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। उत्तर दक्षिण दिशा में जो मान लेते हैं भारत है और पाकिस्तान वाले क्षेत्र या बलूचिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, इन क्षेत्रों में वहाँ पे शव दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। सैंधव पुरास्थल कालीबंगा से एक और लोथल से 3 युग्म समाधियाँ मिली है। सैंधव पुरास्थल कालीबंगा से एक और लोथल से 3 युग्म समाधियाँ मिली है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उनसे संबंधित नदी जैसे कि मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित था। कालीबंगा घग्गर के किनारे स्थित था। लोथल भोगवा के किनारे, मांडा, चिनाब, रोपड़ सतलज के किनारे, भगवानपुरा सरस्वती नदी के किनारे, सुतका गेंडोर दास्क नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता के विनाश के कारणों पर विद्वानों का मत अलग अलग है। जैसे कि आर्यों का आक्रमण, मार्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, स्टुअर्ट पिगट ने सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण आर्यों का आक्रमण को मानते हैं। मार्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड और स्टुअर्ट पिगट ने। जलवायु परिवर्तन कौन मानता है? अमलानंद घोष और आरएल स्टाइन जो है सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण जलवायु परिवर्तन मानते हैं। अमलानंद घोष और आरएल स्टाइन। बाढ़ जो है मार्शल, मैके और एसआर राव, जॉन मार्शल, मैके और एसआर राव, ये तीनों विद्वान जो है बाढ़ को विनाश का कारण मानते हैं। इसके बाद है भूतात्विक परिवर्तन। एमआर साहनी, एच लैम्ब्रिक और जीएफ डेल्स, ये जो है भूतात्विक परिवर्तन को मानते हैं। नेक्स्ट है अदृश्य गाज, जो एम दिमित्रिएव, ये जो है अदृश्य गाज को मानते हैं। इसके बाद है महामारी। महामारी जो है KUR कैनेडी, ये महामारी को मानते हैं। इसके बाद है धार्मिक जीवन। मातृ देवी की पूजा सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित थी। मातृ देवी की पूजा सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित थी। मातृशक्ति की पूजा, पशुपति के रूप में देव उपासना, लिंग तथा योनि की पूजा, पशु एवं नाग पूजा, वृक्ष पूजा, जल की पूजा, मूर्ति पूजा आदि सैंधव सभ्यता के लोग करते थे। सैंधववासी स्वास्तिक प्रतीक जो है एवं पीपल वृक्ष की पूजा भी करते थे। सैंधववासी जो है स्वास्तिक प्रतीक की पूजा और पीपल वृक्ष की पूजा करते थे। हड़प्पा से प्राप्त एक मिट्टी की मूर्ति से स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे को दिखाया गया है। यह संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा और इसका निकट संबंध पौधे के जन्म और वृद्धि से रहा होगा। सिंधुवासी धरती को उर्वरा की देवी समझते थे। सिंधुवासी जो है धरती को उर्वरता की देवी समझते थे और उनकी पूजा करते थे। पशुओं में कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे। सैंधव स्थलों से किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सैंधव स्थलों से
किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। अनेक सैंधव पुरास्थलों से नारी मृण मूर्तियाँ मिली है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। अनेक सैंधव पुरास्थलों से नारी मृण मूर्तियाँ मिली है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। अब जो है देखते हैं धार्मिक प्रतीक के चिन्ह। धार्मिक प्रतीक या चिन्ह। जल की पवित्रता। सैंधव सभ्यता के लोग जल को पवित्र मानते थे तथा धार्मिक अवसरों या सामूहिक स्नान का महत्व था। इसके बाद है मातृदेवी। देवी देवताओं में सबसे प्रमुख थी, इन्हें उर्वरता का प्रतीक माना जाता था। देवी देवताओं में सबसे प्रमुख थी और इन्हें जो है उर्वरता का प्रतीक माना जाता था, मातृदेवी को। नेक्स्ट है पाषाण चक्र। विद्वानों ने इसकी पहचान योनि के रूप में की है। शिव पशुपति। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा के ऊपर पद्मासन की मुद्रा में विराजमान एक योगी का चित्र मिला है। इसके 3 मुख हैं, जिसे त्रिभुज पशुपति, योगेश्वर अथवा महायोगी कहा गया है। इसके बाद है लिंग योनि। छोटे छोटे छिद्रयुक्त शिव लिंग को सैंधववासी ताबीज के रूप में धारित करते थे। छोटे छोटे छिद्रयुक्त शिवलिंग को सैंधववासी ताबीज के रूप में धारित करते थे। पशु पक्षी। पशुओं में गैंडा, बैल, चीता, हाथी, भैंसा, कुंवरदार बैल आदि की पूजा करते थे। फाख्ता का एक पवित्र पक्षी माना जाता है। फाख्ता को एक पवित्र पक्षी भी माना जाता है। एवं पीपल वृक्षों में पीपल वृक्ष पवित्र माना जाता था। नेक्स्ट है स्वास्तिक तथा चक्र। इसकी पूजा सैंधववासी करते थे, जिन्हें वे पवित्र मानते थे। इनका संबंध सूर्योपासना से करते थे। इसके बाद है नाग पूजा। विभिन्न बर्तनों से प्राप्त सर्प के अंकन से नाग पूजा के महत्व का पता चलता है। नेक्स्ट है अग्नि कुंड अथवा यज्ञ वेदी। अग्नि कुंड अथवा यज्ञ वेदी। लोथल तथा कालीबंगा से प्राप्त अग्नि कुंड से यज्ञ विधि का साक्ष्य मिलता है। यहाँ से अनेक पशुओं की जली हड्डियों के प्रमाण मिले हुए हैं। ये पूरा सिंधु सभ्यता खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको वैदिक सभ्यता शुरू किया जाएगा।